नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हरियाणा में हुड्डा के लिए खट्टर चुनौती नहीं, हरियाणा में हुड्डा के लिए, कांग्रेस के लिए चुनौती उनकी पार्टी के नेता यानी सुरजेवाला है। और सुरजेवाला के नेतृत्व में जिस तरीके से कुमारी शैलजा और उसके साथ साथ किरण चौधरी जैसे लोग, तमाम सारा जो हुड्डा विरोधी खेमा है वो एक होके बैठा हुआ है। तो यानी हरियाणा के जो चार बड़े नेता कहे जाते हैं उन चार में से तीन एक होकर के हुड्डा से लड़ने को तैयार बैठे। तो साहब, भाजपा को तो हुड्डा से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। यहां पर तो हुड्डा को शिकस्त देने के लिए, हुड्डा को जो है पटकनी देने के लिए उन्हीं के पार्टी के नेता मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी कौन सा चुनाव लड़ने जा रही है? क्या यही चुनाव लड़ने जा रही है या होने आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, इसी को लेकर के जो है चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ जो लोग शामिल हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर बीरेंद्र सिंह चौहान है, हमारे पास में कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल ढींगरा साहब है, हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोक दल से ओंकार सिंह है जो इंडियन नेशनल लोक दल से। सवाल सीधे केवल ढींगरा साहब से। ढींगरा साहब, आपकी पार्टी की पहलवानी चल रही है और उस पहलवानी में किसी और पहलवान की जरूरत नहीं। आपकी पार्टी में तीन तीन पहलवान एक होके हुड्डा को पटकनी देने में लग गए हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है पटकनी देने वाली। जो कल जो उन्होंने अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम पे उन्होंने खट्टर साहब की सरकार के ऊपर जो भर्ती है उसके ऊपर सवाल उठाए थे। जो भर्तियों सीईटी के मामले थे और जो भर्तियां हुई हैं और जो पेपर लीक हुए हैं वो सारे मामले थे। और ऐसा रखने में अगर आप इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करें कि ये हमें चैलेंज है, तो चैलेंज तो खट्टर साहब को भी है, अनिल विज का चैलेंज तो अरविंद शर्मा को भी है, अनिल विज अपना मुख्य खट्टर साहब को अरविंद शर्मा का भी है, राव इंद्रजीत का भी है, बरिंदर सिंह का भी है। चैलेंज तो इस तरह से फिर सारे बीजेपी के अंदर भी हैं। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो आप अगर चैलेंज मानते हैं, हमारी तो कांग्रेस पार्टी एक है, सभी लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में है और हमारा हाईकमान फैसला करता है हर चीज का। तो उसमें चैलेंज कौन देगा किसको, कोई मतलब नहीं है इस बात का, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो बात चर्चा में ये विषय था कि उन्होंने सीईटी में जो घोटाला हुआ उसकी चर्चा की और उन्होंने ये कहा कि जो भर्ती बोर्ड है वो उसमें कितने पेपर लीक हुए हैं और उसमें कितना कुछ जो है वहां पे अंदर जो गड़बड़े हुई हैं उसके ऊपर चर्चा थी। अब आए दूसरी बात पे। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 9.5 साल का कार्यकाल काम देखें और खट्टर साहब के 9 साल के कार्यकाल के काम देखें तो डिफरेंस अपने आप ही पता चल जाएगा। हुड्डा साहब एक विकास पुरुष थे जिन्होंने हरियाणा को समृद्ध बनाया, हरियाणा के अंदर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाए, हरियाणा की सड़कें बहुत विस्तार किया, हरियाणा के अंदर बिजली के कारखाने लगाए, हरियाणा के अंदर बहुत सारे जो विकास के कार्य थे वो हुड्डा साहब ने किए और बजट भी जो है वो करीबन 2300 करोड़ से बढ़कर के 14 गुना इंक्रीज किया। अब आइए 9 साल का खट्टर साहब का कार्यकाल, उसमें देखें रामपाल मामला हुआ, राम रहीम मामला हुआ और जाट रक्षण का मामला हुआ। 100 आदमी तो पुलिस की गोली का शिकार हो गए, छाती और माथे पे गोलियां मारी गई उनको पुलिस के द्वारा। और कोरोना काल की अनियमितताएं देख लीजिए क्या हाल हुआ प्रदेश के वासियों का। जीएसटी की मनमानी व्यवस्था देख लीजिए क्या हाल कर दिया इन्होंने। किसानों की दुर्दशा देख लीजिए, 3 काले कानून ले आए, 100 किसान जो 700 किसान जो है वो शहीद हो गए बॉर्डरों पे बैठे हुए। कर्मचारी जो है उनकी पिटाई धुलाई खिंचाई, कितनी कुटाई हुई उनकी, सारे कर्मचारियों के वर्गों की। उसके बाद बिजनेसमैनों का जीएसटी के द्वारा इतना नुकसान किया गया कि उनकी भरपाई आज तक नहीं हो पा रही। 50% करीबन फैक्ट्रियां जो है वो बंद होगी, ताले लगे पड़े हैं उनके ऊपर। कर्जा जो है इन्होंने 4 लाख करोड़ से ज्यादा ले लिया हरियाणा के ऊपर। 1,82,000 के करीब पद खाली पड़े हैं जिनको नौकरियां नहीं भर पाए।
और पेपर लीक की सरकार रही, और जेजेपी और बीजेपी का भ्रष्टाचार सभी लोगों को विदित है कि कितने सारे घोटाले हुए, शराब का हुआ, माइनिंग का हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए, और उनकी एसआईटीज बनी, लेकिन आज तक रिपोर्ट की उसकी पता ही नहीं कहां है वो, ऐसे उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये है दोनों के कार्यकाल का फर्क। सर अब आइए लोगों का, केवल साहब लोग ये सवाल भी चीज ले समझ, लीजिए, सवाल जी भी जी लीजिए। जी मैं आपकी जी सारी बातों से सहमत भी हो जाऊं तो जी ये बताइए, आपकी पार्टी में इन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने के बजाय आपकी लड़ाई तो चल रही है कि साहब कैसे हम हरियाणा के बड़े लीडर हैं, और इसको लेकर के जिस तरीके से सिर्फ फुटौल है, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गए, उसके बाद में जिस तरीके से कुमारी शैलजा हो गई, और जिस तरीके से किरण चौधरी हो गए, और सब कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के नेता हैं। तो साहब हाईकमान के हैं तो फिर हुड्डा साहब किसके हैं? जी सभी सभी कांग्रेस के नेता हैं, और सभी माननीय नेता हैं, और सभी का जो कार्य करने का क्षमता है, सभी अपना अपना काम अपने अपने तरीके से अपने ढंग से करते हैं। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात है, हमारी कांग्रेस की एआईसीसी हमारे प्रभारी हैं, वो सारी चीज को मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करके ऊपर हमारी एआईसीसी पे सारी चीज पहुंचती है। तो कोई भी चीज, अभी हमारा जो पिछली वाली मीटिंग थी जिसके अंदर कई कुछ बन गया, उसमें 5 प्रस्ताव पास हुए थे। उन प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव यह भी था कि अगर कोई भी अपने कांग्रेस नेता के कोई भी खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ काम एआईसीसी कार्रवाई करेगी। अब वो जो प्रण लिया गया था, आपने कल की विधान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी आपने चर्चा भी देखी होगी, उसमें सिर्फ जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि जितने सीईटी में जो पेपर हुए, वो सारे के सारे पेपर गलत बनाए गए, उसमें कितनी बंदरबांट हुई, क्या उसके अंदर घपला हुआ, वो सारी चर्चा उन्होंने की। और साथ साथ ये भी कहा कि कितनी भर्तियां रद्द हुई हैं, कितनी लगातार भर्तियां पेपर लीक हुए हैं, इन सभी पे ही चर्चा थी। और एक ही मुद्दा था, सिर्फ सिर्फ भर्तियों का मुद्दा था, और उसी के ऊपर चर्चा हुई, उसी के ऊपर एंड हुआ। हाँ, मीडिया वालों ने जरूर कुछ शरारत की कि उसको कहीं ना कहीं इस तरफ लेके जाएं, उस तरफ लेके जाएं, लेकिन उन लोगों ने, सभी नेताओं ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि हमारा फोकस इस समय सिर्फ भर्ती वाले मामले पे है, उसी पे चर्चा रखी उन्होंने। मैं इसी पे डॉक्टर वीरेंद्र चौहान का पहले कमेंट ले देता हूं, फिर ओंकार जी के पास जाता हूं। वीरेंद्र जी, बड़े अच्छे शब्दों में केवल जी ने कह दिया कि साहब पार्टी तो सिर्फ एक है, और जिस तरीके से सिर्फ मुद्दे को लेकर फोकस कर रही, उन्होंने तमाम मुद्दे भी गिना दिए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कहीं ना कहीं खेमे दिखाई दिए, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो नहीं दिखाई देंगे। यदि हरियाणा का मुद्दा है तो सारे नेता एक साथ आने चाहिए, या किसी एक को चुन ले, वो सबकी तरफ से रिप्रेजेंट कर दे। आखिर दिल्ली छोड़ के, जब वो कर्नाटक के प्रभारी कर्नाटक छोड़ के यहां पर आ जाते हैं, राजस्थान के राज्यसभा सदस्य हैं यहां आ जाते हैं, इसी तरीके से कुमारी शैलजा की स्थिति है, वो छत्तीसगढ़ छोड़ के यहां आ जाती। छत्तीसगढ़ चुनावी राज्य है, हरियाणा से पहले चुनाव होना। उसके बाद में इसी तरीके से किरण चौधरी है, किरण चौधरी अपनी भिवानी को तो संभाले नहीं पा रही, और यहां पे आकर के कर रही हैं। अपनी भिवानी विधानसभा लोकसभा सीट हार चुकी हैं, तो इसके बाद वहां मेहनत करने की बजाय यहां आ जाती हैं। तो साहब, जिस मुद्दे पे लड़ाई की बात है, तो लीडर या तो लीडरशिप तय कर देती कि हाँ ये करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये स्थिति क्या बताती है? जी देखिए, केवल जी कुछ भी कहें, और वो जो कह रहे हैं उनका कहना बनता ही है, वे अपनी पार्टी का बचाव नहीं करेंगे, बची खुची पार्टी का, तो फिर उन पर यह सवाल उठेगा कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसको बखूबी निभा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का कड़वा सत्य यही है कि पिछले करीब 1 दशक से कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा प्रांत में संगठन नहीं है, न धरातल पर है, न विधानसभा के स्तर पर है, न लोकसभा के स्तर पर है, न प्रदेश के स्तर पर है। 2 इनके प्रदेश अध्यक्ष बिना संगठन बनाए वो रुखसत हो चुके हैं। कुमारी शैलजा प्रदेश की अध्यक्षा बनाई गई, अशोक तंवर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए। दोनों का अपना एक स्तर था, दोनों के दोनों सांसद रहे हुए थे, दोनों अनुसूचित जाति से संयोग से आते थे।
इन दोनों के दोनों नेताओं को जिस प्रदेश कांग्रेस ने या प्रदेश कांग्रेस के जिस धड़े ने अपने पूरे पूरे कार्यकाल में संगठन बनाने नहीं दिया, वो ये कैसे दावा कर सकता है बैठ करके कि पार्टी एक है? पार्टी एक होती तो अध्यक्ष की अध्यक्षता में संगठन भी बन जाता। आलम यह है कि इनका सेंटर, इनकी एआईसीसी या सीडब्ल्यूसी, इनका आला कमान चाहता होगा कि संगठन बन जाए, लेकिन ये हरियाणा वाले जो चौधरी हैं, हरियाणा के इनके परस्पर झगड़ते हुए दिग्गज हैं, ये टस से मस चीजों को होने नहीं देते। अशोक तंवर की तो ये दुर्गति की कि लाठियां भांज करके उनको पीट पीट करके कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और किसी भी पार्टी के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं हो सकती कि उसका प्रदेश का अध्यक्ष एन चुनाव के वक्त पर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। अभी हाल क्या दृश्य है जो आप देख रहे हैं? आज केवल जी कह सकते हैं कि हमने तो संगठन बना लिया, कई दिन से कह रहे हैं, ये कई महीने से हर डिबेट में कहते हैं कि सब बन गया, सब तैयार है। संगठन का जो हिस्सा इनका बना हुआ दुनिया को दिख रहा है, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। एक अध्यक्ष बनाए गए, उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, यानी एक अध्यक्ष मंडल बनाना पड़ा इस पार्टी को, क्योंकि किसी एक आदमी पर कहीं कोई सहमति नहीं थी। अध्यक्षों का मंडल, अध्यक्षों का गिरोह बनाने के बाद स्थिति सुधरनी चाहिए थी ना अजय जी, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। पिछले एक सप्ताह की खबरें, हमें कांग्रेस के अंदरूनी मामलों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब ये चौक पर सिर फुटअव्वल करते हैं, जब ये घर के गंदे कपड़े चौक पे धोएंगे, तो बदबू तो भाई साहब आपकी नाकों तक भी पहुंचेगी और मोहल्ले के सारे लोगों को परेशान करेगी। पिछले डॉक्टर बीरेन एक सवाल ले लें, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चुनौती के रूप में स्वीकार कर रही है या कुछ ऐसे ही है? मैं चुनौती पर भी आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले एक सप्ताह के अगर कांग्रेस के भीतर के और चौक चौराहे पर हुए घटनाक्रम को आप देखेंगे, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को इनके कार्यकारी अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके कार्यकारी अध्यक्षों के बारे में कल एक चैनल पर चर्चा में इनके प्रवक्ता, क्योंकि प्रवक्ता धिंगड़ा जी की तरह जो आते हैं, ये तो घने सीनियर हैं, इनके एक प्रवक्ता मित्र आए थे एक चैनल पर, उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष कोई काम करे तो उनको मानेंगे ना, कोई काम करता दिखे तो सही। यानी खेमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कांग्रेस पर इस समय हावी है, वो ये मानता है कि काम केवल भूपेंद्र दीपेंद्र की जोड़ी कर रही है या उनके जो कठपुतली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, बाकी लोग कोई काम नहीं कर रहे। रणदीप पर आते हैं। कल का जो सीन बना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती बन जाए। आपने विषय भी आज का यही रखा है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला के अगल बगल जो लोग बैठे हैं, वो स्वयं अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वर्चस्व की इस लड़ाई में आलम यह है कि उन्होंने आखिरकार, कांग्रेस के हरियाणवी दिग्गजों ने आखिरकार उन रणदीप सिंह सुरजेवाला को बीच में बिठाया, या उनको बिठाना पड़ा, जो हरियाणा से यूं कह सकते हैं आप रुखसत किए गए हैं, हरियाणा से बाहर किए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे ने। उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया तो कांग्रेस ने राजस्थान से बनाया। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला अब इनके इन भूपेंद्र हुड्डा विरोधी चौधरियों के चौधरी बनने के प्रयास में हैं। मैं ये पूछता हूं कि वो जिन्हें हरियाणा से बाहर किया जा चुका है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो अपनी सीट कैथल की वो हारे हुए हैं, वे रणदीप सिंह सुरजेवाला इन कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा विरोधियों के खिवैया या कांग्रेस के खिवैया बनने की कोशिश करते भी हैं, तो कुल मिलाकर परिणाम रहेगा ढाक के 3 पात। जहां से चले थे वहीं के वहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में आज की तारीख में कम से कम हरियाणा की जनता भी, राजनीतिक विश्लेषक भी और भारतीय जनता पार्टी भी किसी चुनौती के रूप में नहीं देखती, क्योंकि कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस एक नहीं है। कांग्रेस है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, किरण चौधरी कांग्रेस, पूनिया कांग्रेस या और तमाम तरह की कांग्रेस हैं। जब कांग्रेस एक नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ना सेफली कि कांग्रेस ही नहीं है। ऐसी स्थिति में चलिए, कांग्रेस ही नहीं है, इनकी लड़ाई, बस एक वाक्य, इनकी लड़ाई व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। और केवल जी ने जो कहा ना, भाजपा ने कुछ नहीं किया 5 सालों, ये 8.5-9 सालों में, केवल जी जितनी नौकरियां आपके शासनकाल में दी गई
उससे दोगुनी नौकरियां हम जब हमारा कार्यकाल ये पूरा होगा तब तक दे चुके होंगे। 1,05,000 नौकरियां तो हम अब तक सरकारी दे चुके हैं, जो आपके शासनकाल की नौकरियों से 20,000 कम से कम ज्यादा हैं। और हमने चलिए मैं ओंकार जी के पास दी है। उन्होंने बहुत बोला नौकरियों पर, ये मेरा वाक्य जरूर जाने दीजिए कि हमने हरियाणा में नौकरियों के मामले में इतनी पारदर्शिता लाकर दिखाई है कि हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों का हरियाणा के प्रति विश्वास बढ़ा है। आपने तो जाति, जिला, क्षेत्रवाद और मैं ओंकार जी के पास जाता हूं। ओंकार जी, डॉक्टर बीरेन ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें केवल ढींगरा साहब ने कही। कांग्रेस पार्टी को मैं भी मान लेता हूं कि चलिए कांग्रेस पार्टी चुनौती है, नहीं है, दोनों चीजें आ जाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी खट्टर की चुनौती से कैसे निपटेगी जब अपनी चुनौती से नहीं निपट पा रही? जी अजय जी, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें इनमें इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन साथ में बुजुर्गों की कही हुई एक बात भी याद आती है कि सांझे की हंडिया चुराहे पर फूटती है। जब कोई ऐसी हंडिया चुराहे पर फूटती है तो अमूमन उसका फर्क आस पड़ोस पर फर्क पड़ता है। और जब किसी एक विशेष पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है इस समय देश में और प्रदेश में, उसमें अगर ऐसी स्थिति होती है तो जनता के हित कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जब जनता के हित प्रभावित होते हैं तो लोकतंत्र में हमारा भी कर्तव्य बन जाता है, नैतिकता बन जाती है हमारी कि हम कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा बहुत बातचीत करें ताकि वो जो अंतर्द्रोह है वो खत्म होने की व्यवस्था हो। देखिए, वैसे तो प्रतिस्पर्धा एक अच्छी भी होती है, एक माड़ी भी होती है। दो पहलू है प्रतिस्पर्धा के। एक पहलू तो ये है, अगर किसी पार्टी में 4 या 5 नेता हैं और वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा करते हैं दूसरे से बड़ी लाइन खींचने की, तो प्रतिस्पर्धा सकारात्मक होती है, उससे पार्टी को हमेशा लाभ मिलता है। लेकिन अगर कोई पार्टी जिसके नेता हैं वो एक दूसरे की लाइन को काटने की कोशिश करती हैं, उसकी लाइन को मिटा के छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान सहना पड़ता है। केवल ढींगरा जी बहुत सुलझे हुए हैं, मैं मानता हूं इनकी पार्टी लाइन में मजबूरियां होती हैं, लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है, प्रतिस्पर्धा में नेता एक दूसरे की लाइन मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइन लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहे, और उसकी दूसरे की लाइन काट के छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थिति कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगी, ये कोई माने या ना माने, लेकिन है इनका आंतरिक मामला, इनको नुकसानदेह होगी। इसका वैसे तो दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा होता है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र ये है, अगर किसी अपने साथ की पार्टी में कुछ गलत चल रहा हो तो उसमें जरूर इंटरफियर मामूली सी करनी चाहिए ताकि वो पार्टी अपने आप को सुधार सके, क्योंकि हमारे सबका मकसद तो एक है, जनता को एक स्वच्छ सरकार देना। आज मौजूदा सरकार से जनता का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। जिस तरह से इन्होंने पोर्टल कर जनता को जो ड्यूटियां, जो कर्तव्य सरकार के हैं वो जनता पर डाल दिए। सरकार का कर्तव्य है प्रत्येक कार्य करना, लेकिन उन्होंने कहा जी आप पोर्टल पर अपलोड कराइए जाके 200 से लेके 500 रुपए तक सीएससी सेंटर को कीजिए, उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और सीएससी सेंटर से 200 से लेके 500 रुपए तक देने के बाद जब संबंधित कर्मचारी पे कोई समस्या आती है तो बिना सोचे समझे उसको रिवर्ट कर देता है या रिजेक्ट कर देता है, फिर दोबारा वो बेचारा 200 से लेके 500 तक पैसे खर्च करता है। आज देखिए, कोई भी समस्या ले लीजिए, इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश को और केंद्र की सरकार ने देश को प्रयोगशाला बना के रख दिया, और हमारों को प्रयोगशाला की वस्तु। आप देश की बात ले लीजिए, नोटबंदी इन्होंने करी, जनता पर प्रयोग किया। इन्होंने कहा नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान से जाली नोट छपने बंद हो जाएंगे। क्या निकला? कुछ भी नहीं। 16 लाख करोड़ में से 15,99,000 कुछ करोड़ रुपए वापिस आ गए, सारे वापिस आ गए, लेकिन इनकी बात सही नहीं हुई। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, सिर्फ 50 दिन। 50 दिन में अगर मैं दोषी निकला, जिस मर्जी चौक पे बुला लेना। आज प्रत्येक शहर के प्रत्येक चौक की जनता प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहती है, लेकिन कोई नहीं आता। फिर इन्होंने कोरोना काल के बाद फिर इन्होंने जीएसटी लगाया, जो व्यापारियों पर प्रयोग किया। 73 बार इन्होंने जीएसटी में बार बार संशोधन किए। क्यों? व्यवस्था ही गलत थी। उसके बाद इन्होंने कोरोना काल में जिस तरह से
लाखों मजदूरों को पैदल चलने पर मजबूर किया, असामयिक प्रयोग किया इन्होंने, जनता पर प्रयोग किया, और उसके बाद ये कहते हैं कोरोना वैक्सीन हमने फ्री में बांटी। अरे भाई कोई एहसान किया? आपसे पहले भी तो हमारे यहाँ पे ये देख लीजिए, आज भी 2 निशान है हमारे, टीके लगे हुए 2 निशान। बचपन में स्कूल थे तो क्या उस टाइम सरकार ने पैसे लिए थे? कोई एहसान नहीं किया था। लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली ऐसी सरकार देखी जो प्रत्येक बात का एहसान करती है। वंदे भारत की एक ट्रेन का उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री जी इकट्ठा उद्घाटन नहीं कर रहे, एक एक करके झंडी दिखा रहे हैं, एक एक करके। क्या पहले की सरकारें जब शान पंजाब आई थी या जब एक्सप्रेस ट्रेन आई थी, फ्रंटियर मेल आई थी, क्या उस वक्त उन्होंने, देखिए इनको बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोला था, इनको बोलिए जाने दीजिए, वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे। देखिए जब पहले ट्रेनें होती थी तो क्या एक एक ट्रेन का उद्घाटन किया? ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट सरकार बन के चलेगी। उसके बाद इन्होंने कृषि बिल लेके आए, 750 किसान शहीद हुए, और 13 महीने आंदोलन, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन चला। आखिर में प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं, कहते हैं मैं किसानों से माफी मांगता हूं, हम इनको समझा नहीं पाए, हम कृषि बिल वापस लेते हैं। उससे आगे आ जाइए, अग्निवीर योजना इन्होंने उनके ऊपर प्रयोग किया, जवानों के ऊपर 4 साल की सर्विस कर दी। जहां 70 से 80 हजार प्रत्येक वर्ष में सेना में भर्ती होती थी, आज मात्र 10 या 12 हजार रह गया। आप प्रदेश के ऊपर आ जाइए, ये प्रदेश की जनता के ऊपर बार बार प्रयोग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं, ये खुद स्वीकार करते हैं मुख्यमंत्री। देखिए परिवार पहचान पत्र लेके आए, एक तरफ तो कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, एक तरफ कहते हैं 1 नेशन 1 कार्ड, एक टैक्स लगाया जीएसटी, क्या बाकी खत्म हो गए? आज हम 25 तरह के टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। उस वक्त कहा था जीएसटी देंगे, बाकी सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, शुक्ल जी आपको भी मालूम होगा। और दूसरी, प्रदेश के अंदर क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी ने एक और नया कार्ड, 1 नेशन 1 टैक्स 1 कार्ड को तो छोड़ दीजिए, परिवार पहचान पत्र एक और ले आए हमारे सिर को। चलिए, लेकिन ओंकार जी विषय इससे ज्यादा, हम आपकी हर बात से यदि सहमत भी हो जाएं तो उस स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस भाजपा के ऊपर, उसकी सरकार के ऊपर इतनी सारी बातें आपने कह दी, इतनी सारी बातें कांग्रेस ने कह दी, लड़ने के लिए कौन खड़ा है? लड़ने के लिए तो आपस में ही सिर्फ उटौवल कर रहे हैं। कभी आपकी पार्टी, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए फिर बोलिए, कि कभी आपकी पार्टी खुद लड़ जाती है और फिर परिवार टूट जाता है और फिर वो हो जाता है उसी भाजपा से लड़ते हुए। कांग्रेस में भी कमोबेश वही स्थिति है, कल के दिन ये भी पता नहीं टूट जाए तो कोई भरोसा नहीं। जी मैं 1 मिनट की बात पूरी करके आपकी बात पे आऊंगा। देखिए परिवार पहचान पत्र लागू करके इन्होंने जनता के ऊपर प्रयोग किया, 5 लाख परिवारों की इन्होंने पेंशन बंद कर दी और 10 लाख परिवारों के पीले कार्ड काट दिए। प्रॉपर्टी आईडी 46 लाख है पूरे हरियाणा में, और कैंप लगाए जा रहे हैं शनि इतवार को। कर्मचारी भी परेशान, अधिकारी भी परेशान और जनता भी परेशान। मजे में कौन? याशी कंसल्टेंसी। क्यों नहीं पर्चा दर्ज किया उसके ऊपर? चलिए अब मैं आपकी बात के ऊपर आता हूं। मैं ये मानता हूं इनेलो विघटित हुई, इनेलो टूटी, 2019 में टूटी इनेलो। एक बड़ा शेयर इनेलो का नई पार्टी में चला गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो पार्टी अब जाते जाते खत्म होती जा रही है। लेकिन एक छोटा शेयर हमारे पास है, मैं मानता हूं हमारा मात्र एक विधायक बना, मैं मानता हूं मात्र एक विधायक बना हमारा। लेकिन वो एक विधायक, आपने देखा होगा जब भी विधानसभा का सत्र होता है या कोई समस्या होती है, क्या आप देखिए उस एक विधायक की दिलेरी, उस एक विधायक की कहीं कमी रही? किसान आंदोलन में 4216 एमएलए हैं पूरे भारत में, अकेले उसने इस्तीफा दिया। है कोई उसके मुकाबले में? और हरियाणा में कोई और शेर है जो अपनी सीट पे दोबारा इस्तीफा देकर वो भी नहीं है। और अब मैं आता हूँ बीजेपी की चुनौती के ऊपर। देखिए मैं मानता हूँ दोबारा ले लूंगा प्लीज। मैं अब समाप्त कर रहा हूँ, 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं मानता हूं आज कांग्रेस चुनौती देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आपस में लड़े जा रहे हैं। लेकिन शुक्ल जी आपको भी पता होगा इस जिस तरह से परिवर्तन पद यात्रा चल रही है, जिस तरह से गांव में जनता उनके साथ जुड़ रही है, जितनी भीड़ अमित शाह की रैली में थी उससे ज्यादा भीड़ चौटाला गांव में थी। आज इनेलो एकमात्र विकल्प बनकर उभर रही है और आप देखिए 25 सितंबर की रैली तक इनेलो पूर्ण रूप से विकल्प बन चुके हैं। ओंकार जी
वो इनेलो एकमात्र विकल्प बन के उभर रही है, ये मानना है आपका। मैं आता हूं केवल जी के पास। केवल जी, पंजाब में चुनाव हुआ था 2021, याद कर लीजिए, इतिहास बड़ा काम आता है कई बार, और इतिहास बताता है कि वहां पर भी इसी तरह चुनाव के पहले बड़ा अच्छा माहौल था और ऐसी सिर्फ फुटअव्वल हो रही थी इसी तरीके से। कोई कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा था, मुद्दे की सभी बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ फुटअव्वल कर रहे थे। और नतीजा क्या हुआ, वहां आप कितनी बुरी हालत में सिमट गए। आज आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस यहां से बुरिया बिस्तर समेट ले। साहब, आप लड़ने चले हैं मोदी और खट्टर से, और स्थिति यह है कि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, दूसरे की क्या करेंगे जी? बात ये है, देखिए पंजाब एक अलग मामला है। हमारी जो हाईकमान है उन्होंने उसके ऊपर जो संज्ञान लिया उसके हिसाब से जो सिस्टम हुआ, और जहां तक आज भी हम पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के बाद सेकंड जो बड़ा दल है वो कांग्रेस ही है। और आप देखिए, जहां तक सवाल है जीत हार का, तो हमारी 5 साल वहां पे सत्ता रही, माननीय कैप्टन साहब वहां पे मुख्यमंत्री रहे। अगर उनको ही प्रभार शायद रखा जाता, उनको हटाया नहीं जाता, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी उभर नहीं पाती पंजाब के अंदर। अब मतलब आपकी हाईकमान ने मान लिया आपने कि आपकी हाईकमान अदूरदर्शी है, उसको समझ नहीं है। नहीं, आप अजय जी ऐसे ना करें, मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने दे, फिर आपको समझ आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो उस समय का स्थिति थी, उस समय का फैसला था, उसका जो है हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन हरियाणा के अंदर स्थिति अलग है। हरियाणा के अंदर स्थिति और काम का सिस्टम अलग है। मैंने आपको इतने काम गिनाए, आप मुझे भाजपा के भी काम गिनाए, आप मुझे उपलब्धि गिना दीजिए, भाजपा की कोई 10 उपलब्धि ऐसी गिना दें जो मुझे भी समझ आए। बहुत बड़ी लोगों के लिए करी, लेकिन अभी मेरी पूरी बात होने दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो उपलब्धियां हैं वो भी साथ साथ चलती हैं, और बंदे का जो काम किया हुआ है वो भी साथ साथ चलता है। लेकिन जहां तक हरियाणा का सवाल है, हम 15 सीटों पे थे 2014 के अंदर, 19 में हम 31 पे आए थे, और हम बड़े थे, कम नहीं हुए थे, क्योंकि लोगों ने आकलन कर लिया था। हमारी कुछ गलतियां टिकट वितरण में रही होंगी शायद 19 में, जिससे हम सरकार नहीं बना पाए 19 में, नहीं तो हमारी सरकार भी बन जाती 19 में। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा साफ गोई से चर्चा करने की व्याख्या करना चाहता हूं। हमारी कुछ सीटें जो 2000 से कम वोट से रही, वो 12 सीट थी, और वो इसलिए कम रह गई क्योंकि हमारी कुछ गलतियां टिकट बांटने में हो सकती हैं, हमारी कुछ गलती हो सकती है, तो उसका खमियाजा भी हो सकता है। ये आकलन सब किया जाता है। पार्टी के अंदर कुछ भी होता है। आपने आईएनएलडी का और जेजेपी का भी बात पूछी, कांग्रेस में भी हो सकता है, और बीजेपी में तो बहुत ही सिर फुटअव्वल है। इसका सिर फुटअव्वल दिखाया नहीं जाता। अदरवाइज इनके अंदर आप बताइए, अरविंद शर्मा जी कहते हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए खट्टर साहब और मनीष ग्रोवर खा गए। कोई चर्चा हुई? आज तक कोई चर्चा नहीं हुई, और ये ऑन एयर बोला हुआ है टीवी के माध्यम से। अनिल विज कहते हैं अनिल विज कहते हैं सीआईडी आंख और कान होती है अपना होम मिनिस्टर की, और आंख और कान जो है वो है नहीं उनके साथ। तो आप बताइए होम मिनिस्टर किस बात का, जिसके पास अपनी आंख और कान नहीं है? केवल जी देखिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूं इनके अंदर सिर फुटअव्वल कितनी ज्यादा है। वीरेंद्र सिंह की और जेजेपी की सिर फुटअव्वल हो रही है, आप देख रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। राव इंद्रजीत की और बीजेपी की चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा नहीं होती। जी केवल जी एक सवाल ले लीजिए। कांग्रेस हाईकमान में जो चर्चा हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए, वो ये हो रही थी कि यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा नहीं लेते तो चंद दिनों के अंदर वो पूरी कांग्रेस को लेके ही भाजपा में मर्ज कर देते। साहब इसलिए हमने हटाया, और इसलिए और नहीं, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। उसके बाद में आज वो सचमुच कांग्रेस पार्टी की रीढ़ समेत चले गए भाजपा में। मतलब सही साबित हुआ। क्या भविष्य में जिस तरह के खतरे हैं आपकी लीडरशिप के तमाम नेताओं में, क्या भविष्य में आप भी इसी जुगत में है कि किसी तरीके से इतने हो जाए
कि हम भी धीरे से शिफ्ट मार जाएं भारतीय जनता पार्टी में और अपने को बचा लें? जी नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। मैं इसकी बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हर पत्रकार का अपना आकलन होता है, पार्टी का अपना काम होता है, पार्टी का जो अपना स्टेटस, अपना सिस्टम, वो अपने हिसाब से देखा जाता है। जहां तक तो पंजाब की इंटरनल बात की आप जिक्र कर रहे हो, क्योंकि मैं पंजाब का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं पंजाब की जब बारे में इतनी ज्यादा एआईसीसी के साथ कनेक्शन में हूं, लेकिन मेरा हरियाणा के साथ जरूर है। आपने हाईकमान को गलत ठहराया है केवल मैंने नहीं ठहराया, नहीं, मैंने नहीं ठहराया। आप ही ने कहा, मैंने ये कहा, आप ही ने कहा कि आप मेरी कैप्टन को बात सुन हटाना लीजिए गलती जी। थी। मैंने नहीं कहा ये, मैंने एक बात कही कि हो सकता है, ये मेरा मानना हो सकता है, आपका मानना कुछ और हो सकता है, चौहान साहब का कुछ और हो सकता है, और ओंकार सिंह जी का कुछ और हो सकता है। जवाब दे मैं एक जनरल बात की आपसे, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं पंजाब से ज्यादा लिंक नहीं हूं, और एआईसीसी से भी पंजाब का ज्यादा मैं नहीं देखता, मुझे नहीं मालूम कि वहां पे किस तरह की अंदर की स्थिति थी, क्या बाहर की स्थिति थी, वो आप अपनी आकलन करते हैं, मैं अपना कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज जो श्योरली कह सकता हूं, मैं हरियाणा की जो बात कहूंगा वो बात आपको पक्की कहूंगा, कच्ची नहीं करूंगा। मैंने आपको बताया 2014 में हमारी 15 सीट आई थी, तो 2019 में हमारी 31 सीट आई थी। कुछ कारणों से हमारा रह गया, अदरवाइज तो हमने बीजेपी की सत्ता से इतनी वापसी कर दी 2019 में। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इस बार 2.5 का आंकड़ा नहीं पार करने देंगे बीजेपी को, ये आपको अभी चर्चा में बता रहा हूं। आप रिजल्ट निकाल के 2000 पार करने देंगे कि आप पार नहीं, आप देखिएगा रिजल्ट, 2.5 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाएगी इस बार, जो इनकी हालात होगी। और मैं नहीं कर रहा है, ये जनता ही करेगी, ये जनता ही वोट देगी, और जनता ही इनका ये हाल करेगी, ये भी बताना चाह रहा हूँ। जी जनता बताएगी। ये बीरेन जी के पास जाता हूं कि बीरेन जी, बहुत सारी बातें केवल जी ने कह दी, अब उसी का ही जवाब दे दीजिए, मैं क्या सवाल करूं, उन्हीं की बातों में सवाल है। देखिए शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता केवल जी आज अपने आला कमान को हरियाणा और पंजाब दोनों के मामले में सरेआम गलत करार दे गए। इन्होंने कहा पंजाब में गलती, एक गलत कह रहे हो आप, प्लीज भाई साहब, आपने जो कहा मैं उस पर ही हूं। इन्होंने कहा पंजाब में अमरिंदर सिंह को लेकर के इनका आला कमान गलत था, और हरियाणा में टिकटों का वितरण क्योंकि आला कमान नहीं किया होगा, टिकटों का वितरण गलत किया, तो ये सत्ता में आने से चूक गए। मुझे ये लगता है, मुझे आपकी बात में कुछ तत्व नजर आने लग गया, ये तो नहीं मानेंगे, और मैं भी कोई उसके लिए, मेरी पार्टी भी उसके लिए तैयार नहीं खड़ी कि कोई हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं, वो आ जाएं और हम उनको नाश्ते पे आमंत्रित कर लें। लेकिन ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि आला कमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में भी कहीं ना कहीं संवाद वो नया रूप ले रहा है। जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे बढ़कर आए, कल उन्होंने अपनी जुंडली और हुड्डा विरोधी लोगों को साथ में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा टेलीविजन पर ये कहते हैं कि अमित शाह तो हमारे मित्र हैं, उससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बनाकर रखना चाहते हैं, और वो इसलिए रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं थोड़ा सा पत्रकार भी हूं, मुझे यूं लगता है कि वो ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये लगने लगा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कि कांग्रेस की आला कमान उनको ऐन चुनाव के मौके पर दरकिनार कर सकती है और कमान किसी रणदीप सिंह सुरजेवाला या किसी तीसरे दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। इस आशंका में हुड्डा साहब अपने सारे पत्ते जो हैं वो खुले रखना चाहते हैं, सारे विकल्प खुले रखना चाहते हैं, तभी इस तरह की भाषा, इस तरह की बोली जा रही है। मैं केवल झूठ है, आज उत्तर ना दें, अगली किसी डिबेट में ये बीजेपी झूठ पार्टी है, झूठ ही बोलती है हमेशा, इनका काम है। देखो शुक्ला जी, मेरी रक्षा करें आप कृपया। जी केवल जी वो चलिए उनका झूठ ही सुन लीजिए ना, क्या वो चुप रहे थे ना। सुनिए बीच में बोलेंगे, मैं इनकी बारे में बिल्कुल नहीं बोला, इन्होंने अनाप शनाप जो कहा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या केवल धिंगड़ा जी में इतना साहस है कि वे खुले मन से खुले मंच पर ये कह दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला या किरण चौधरी या कोई अन्य भी हरियाणा का मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि केवल भाई हमेशा दूसरे खेमे को सरेआम चुनौती देते रहते हैं और केवल भुप्पी भाई की बात कहते हैं। एक बात,
दूसरी बात, हाईकमान फैसला करता है, बीच में नहीं, चुनौती से कह रहा हूं कि हाईकमान फैसला करता है, ये बता रहा हूँ। नहीं, हाईकमान साहब रुक जाइए, आपने बहुत सारी बात, हाईकमान ही फैसला करता है भाई साहब। यार ऐसे चौहान साहब, हाईकमान फैसला करता है हमारा। केवल जी वो तो सब जगह हाईकमान करता है, केवल जी वो तो सब जगह हाईकमान नहीं, करता है। ये चौहान साहब भी यहाँ फैसला कर देते हैं। उनको बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। अगर ये यूं ही करेंगे तो फिर या तो मुझे बुलाया ना करें या फिर मैं इनको भी नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए बीरेन जी। मैं ये कह रहा हूं, केवल धिंगड़ा जी ने आपके सामने कहा कि शुक्ला जी आप 10 उपलब्धियां तो सरकार की गिनवा दीजिए। शुक्ला जी गिनवाने लगेंगे तो 125 उपलब्धियां गिनवा देंगे और एक सांस में 10 मैं भी गिनवा सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने 9 साल के अपने कार्यकाल में 25 लाख करोड़ रुपए नागरिकों के खातों में विभिन्न योजनाओं के लाभ के रूप में बिना एक पैसे की लीकेज के पहुंचाए हैं। ये लीकेज अपने घर से नहीं लाए थे, वो तो सरकार के पैसे। सर सब सरकार के लिए होते नहीं है ये, सरकार के पैसे, जीएसटी का सरकार का केवल जी सुन लीजिए प्लीज, किसी को बदतमीजी कहते हैं, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज। बात उपलब्धियों की हो रही, बात नहीं करोगे, कौन सा काम किया उसकी हो रही। पैसा दिया इन्होंने। बीरेन जी इस सरकार ने 25 लाख करोड़ विभिन्न योजनाओं के बिना एक पैसा गंवाए लोगों के खाते में पहुंचाए। ऐसा कांग्रेस की तुलना अगर हम करेंगे, अगर कांग्रेस का राज होता तो स्वर्गीय राजीव गांधी के फार्मूले के अनुसार इसमें से 85% वो कहीं ना कहीं खो जाता। इस सरकार ने 37-38 करोड़ भारतवासियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य बीमा योजना या सुविधा प्रदान करी। 48 करोड़ भारतीयों के जनधन खाते खुलवाए जो कांग्रेस के राज में कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं गए थे। 12 करोड़ घरों में शुद्ध जल नल से पहुंचाया। 3 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए। यूनिवर्सिटीज दोगुनी कर दी। IIM, IIT और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या उसमें बेहतरीन गजब का इजाफा हुआ और इनके कार्यकाल में भी सड़कें बनती थी, इनकार नहीं है। नेटवर्क हाईवेज का बढ़ता था, इनकार नहीं है। लेकिन जिस गति से ये काम करते थे, हमने उससे 3 गुना गति से और उससे बेहतर काम करके दिखाया है। ये सब चीजें मैं शुक्ला जी इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर देने के बजाय चलिए बीरेन जी, चूंकि हरियाणा की उपलब्धि बताइए, जनधन खाते हरियाणा की उपलब्धि है। इनको जनधन के खाते हरियाणा की उपलब्धि है। ये जो पैसे करी जा रहे हैं हरियाणा की उपलब्धि है। ये इन्होंने जो बोला, बताइए हरियाणा की उपलब्धि है बना रहे थे। लगातार बिना रुके सुना, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी करने का हक है। आपने सबको मौका दिया, मैं बीच में नहीं बोला। बोलिए बीरेन जी बोल, मैं ये बोलिए बीरेन जी कि हमने जो काम किए ये उनके पासंग भी नहीं ठहरते, चाहे नौकरियों का मामला चलिए हो, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। एक अंतिम बात, हाँ। अंतिम बात, इनके सवाल, मैं उपलब्धियों की चर्चा बिल्कुल ना करता अगर केवल धिंगड़ा और ओंकार सिंह उस पर नहीं जाते। मैं इन दोनों बता नहीं पाए थे 10। अरे रुको ना, जनधन के खाते खोले, ये भी उपलब्धि है हरियाणा की। खट्टर साहब की, खट्टर साहब ने खोले होंगे जनधन के खाते। में बोला था क्या शुक्ला जी, ये बताइए। अरे सुन लीजिए केवल जी, सुन लीजिए जी। इस डिबेट में जिसका विषय कांग्रेस की सिर फुटअव्वल था, कांग्रेस के प्रवक्ता और इनेलो के प्रवक्ता वे मूल सवाल का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करते नजर आए। नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी बात कही है बीरेन जी ने। नहीं, मेरी बात तो नहीं आई ना। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का आलम यह है कि ना नेता पर एक मत है, ना नीतियों पर एक मत है, और कांग्रेस का जो कबूतर है वो ये कह रहा है कि बिल्ली है ही नहीं। मेरा ये मानना है कि बिल्ली यानी फूट की बिल्ली के अस्तित्व को नकार कर कांग्रेस का कबूतर 24 की जो जंग है उसमें बुरी तरह कुचला जाने वाला है। मैं इन्हें कहता हूं ये अस्तित्व बचा ले, सत्ता में आना तो दूर की बात, ये अपना बीरेन जी मैं उसे कंप्लीट कर देता हूं कि कांग्रेस का कबूतर उड़ गया। साहब ओंकार जी, कांग्रेस का कबूतर तो उड़ गया जैसा कहना है बीरेन जी का,
जिस तरीके से तमाम सारी उपलब्धियां बता रहे हैं और उन्होंने बताई, कांग्रेस ने अपनी बात रखी कि कोई उपलब्धियां नहीं बल्कि वो तमाम सारी बुराइयां बता दी, आप भी तमाम बातें करते रहे। अब ये बताइए कि कोई विपक्ष बनने की स्थिति में भी है या कोई सत्ता पक्ष में जाने की स्थिति में, भाजपा को कोई टक्कर देने की स्थिति में है क्या? जी देखिए शुक्ल जी, एक बात मैं केवल डिंगरा जी की बहुत तारीफ करता हूं। इन्होंने एक बात तो ठीक कही कि 2019 में लोग बीजेपी से बहुत परेशान थे। अगर कहीं इनकी टिकट ठीक बट जाती, क्योंकि इनेलो तो हाशिए पे चली गई थी, मैं मानता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है, सच्चाई है, स्वीकार करेंगे। इनेलो, देखिए इनको बोलिए मेरे बीच में ना बोले, मैं नहीं बोलूं। आगे भी यही रहने वाली है, एक पर रहेंगे, एक से दो करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप दोनों पार्टियां मिलकर भी हमारा विकल्प नहीं है ओंकार सिंह जी, सच्चाई ये है दरअसल की। ये भी सवाल ले लीजिए, ये भी ओंकार जी, ये भी ले लीजिए। शुक्ल जी मेरी एक बेनती है, फिर मैं अगर ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, क्योंकि इनको कोई बीमारी है, बीमार मैं अपने आप को कंट्रोल किया, ये भी कंट्रोल करो। बीरेन जी ये भी कंट्रोल करो, ये तमीज से पेश नहीं आते। इनको बीमारी क्या है, हर बार भद्दी बातें करते हैं। बीरेन जी अब उन्हें बोल लेने दीजिए, उन्हें बोल लेने। क्या ये अपनी बीमारी के लिए माफी मांगेंगे? क्या कुछ भी बोलेंगे? अनाप शनाप। चलिए आप सुनिए तो। का भट्टा इसलिए बैठा है शुक्ला जी, बदतमीजी से इनके नेता कार्यकर्ताओं से पेश आते हैं, लोगों से पेश आते हैं। कोई बात नहीं, वो सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। हाँ ओंकार जी। देखिए मैं केवल जी की बात से सहमत हूं। अगर 2019 में इनकी टिकट का ठीक बंटवारा होता तो सरकार कांग्रेस बना सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इनेलो हाशिए पे चली गई थी, इनेलो की टूट हो गई थी, एक बड़ा हिस्सा दूसरी तरफ चला गया था, मैं मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो भी तो फूट का ही नतीजा थी, जो टिकट गलत बंटवारा हुआ वो भी तो उस टाइम की फूट का नतीजा थी। आज भी वो फूट बरकरार है, उससे ज्यादा फूट बरकरार है। तो केवल जी देखिए, आप मेरे मित्र हैं, कहीं ना कहीं इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, आपने पूछा कौन सा दल इनका मुकाबला करेगा। देखिए आज जनता क्या चाहती है, जनता एक ही चीज चाहती है कि घमंडी रावणों को सत्ता से हटाया जाए। जनता एक ही चीज चाहती है कि बीजेपी जेजेपी से परेशान है, उसके लिए राम लाना पड़ेगा, उसके लिए राम लाना पड़ेगा। मैं उसी के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 24 फरवरी को यात्रा शुरू करी। 4200 किलोमीटर और 2500 किलोमीटर हो चुके हैं, 4200 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू करी। हर गांव में जा रहे हैं, हर हलके में जा रहे हैं, 3-3 दिन। और जब उन्होंने घोषणा करी कि 7500 रुपए पेंशन करेंगे, प्रत्येक परिवार में एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे और रसोई गैस के खर्च के लिए, क्योंकि महंगाई है, 1100 रुपए प्रत्येक गृहिणी के खाते में आएंगे। ओपीएस पेंशन पहली कलम से लागू करेंगे। परेशान परिवार पत्र, परमानेंट परेशान पत्र रद्द करेंगे। बिजली के मीटर को जोड़ में गिरेंगे क्योंकि ये धूप में भी चलते हैं। इसके अलावा प्रत्येक घर से एक रोजगार देंगे, और रोजगार ना देने की स्थिति में पढ़े लिखे बेरोजगार को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। 1987 की बात याद कर लीजिए। मैं मान लेता हूँ ओंकार जी, मैं मान लेता हूँ जो कहती है वो करती है, लेकिन न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। जी मैं बताता हूं, वो जो जमाना था ना, जबकि आप कहावत बता रहे हैं, उस टाइम 9 मन तेल होता ही नहीं था। आज 900 मन तेल इकट्ठा कर लो। शुक्ल जी आप अपनी जानकारी सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उस वक्त 9 मन तेल होता ही नहीं था। आज तो आप ऑर्डर दो, 2 मिनट के अंदर 900 मन तेल आ जाएगा। 9 मन की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आज अगर प्रदेश की जनता के पास कोई विकल्प है, उनको पता है ओंकार जी तेल देने वाले अदानी जो है, फॉर्च्यून भी उन्हीं के पास है। मेरी बात तो पूरी हो लेने दीजिए। देखिए अगर आप ऐसी क्रॉस करेंगे तो ये मेरे दूसरे भाई क्या करेंगे? इनका अधिकार ना छीनो। देखो आज 2019 में हमारी जो स्थिति थी, हमारी स्थिति एक विधायक की थी। आज हमारी स्थिति वो नहीं है। आज जिस तरह से अमित शाह की रैली से ज्यादा चौटाला गांव के लोग थे, आप देख लेना, सिरसा की 5 की 5, जींद की 5 की 5, फतेहाबाद की 3 की 3, और
इसके अलावा बाकी के प्रदेश में से आधी से ज्यादा सीटें इनेलो अपने दम पर लेगी। और आने वाली सरकार, क्योंकि जनता को मालूम है ये 1987 वाला इतिहास दोहराया जाएगा जब यात्रा पूरी होगी। 25 सितंबर की रैली आप देखना, आप भी मानोगे। चलिए 25 सितंबर की रैली देखना, आपकी बात से ओंकार जी मेरा समय दूसरे, मैं एक बात कह के खत्म करूंगा। एक बात, 2018 में हमारा बीएसपी से गठबंधन था, बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया था कि सरकार गठबंधन की बनेगी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा था, कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य था। एक व्यक्ति आया जिसने बाप और दादा से ऊपर अपने स्वार्थ को रखा, जो बोला आया सीएम आया सीएम आया सीएम आया सीएम, उस व्यक्ति की वजह से गया सीएम गया सीएम गया सीएम आज स्थिति की पैदा हो चुकी है। और आने वाले समय में देखना इनेलो एकमात्र पार्टी विकल्प बनकर उभर चुकी है। चलिए इनेलो एकमात्र पार्टी होगी। मैं बीरेन जी जल्दी से बोले, मैं खत्म करूं क्योंकि दूसरी डिबेट शुरू होगी। बस मैं ये कह रहा हूं, सब पार्टियों को नंबर 1 होने का या सत्ता में आने का दावा करने का अधिकार है, लेकिन जमीनी हकीकत से जुड़कर कोई बात कहेगा तो बात सिरे चढ़ती नजर आएगी। इनके न पांव जमीन पर हैं, न इनकी जमीन पर, इनकी राजनीतिक जमीन पर 100 बीघे में कोई दाना। चलिए निश्चित रूप से दावा करने का बीरेन जी टाइम हो गया, नहीं तो अपने आप को हो जाएगा। कि जिस तरीके से जमीन भी होनी चाहिए दावों के लिए और जमीन की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरह से सिर्फ फुटअव्वल चल रही है, कहीं पंजाब फिर से न दोहरा जाए हरियाणा में, इसका भी एक खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से नेता लड़ रहे थे और उसका नुकसान हो रहा था। हम हित चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ विपक्ष हो, स्वस्थ सत्ता हो, और इसलिए जरूरी है कि सभी मजबूती से लड़े और इसके लिए सारी चीजें होनी चाहिए। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।